दोस्तों, बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। कसम रावण की, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। सबसे पहली खबर है निर्माता संदीप सिंह और डायरेक्टर हंसल मेहता के झगड़े के बारे में। मैं आप लोगों को हर दूसरे दिन ये बात बताता हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है, बॉलीवुड में कोई किसी का हमेशा के लिए ना दुश्मन है ना दोस्त है। एक वक्त में संदीप और हंसल बहुत ही बढ़िया दोस्त हुआ करते थे। इन्होंने एक साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अलीगढ़, यानी कि अलीगढ़ को डायरेक्ट किया था हंसल मेहता ने और प्रोड्यूस किया था संदीप सिंह ने। लेकिन आज की तारीख में दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखना चाहते, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आप सभी जानते हैं सहारा श्री को, जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन एक वक्त में वो इंडिया के बहुत फेमस इंसान हुआ करते थे। एक वक्त में उनकी बॉलीवुड में तूती बोला करती थी। तो एक्चुअली सहारा श्री की बायोग्राफी बनाने के राइट्स हैं संदीप सिंह के पास, और सहारा श्री के नाम पर एक घोटाला दर्ज है जो 2010 में हुआ था। हंसल मेहता उसी घोटाले को लेकर एक वेब सीरीज बना रहा है जिसका नाम है स्कैम 2010। आप सभी जानते हैं इससे पहले भी हंसल मेहता 2-3 स्कैम सीरीज बना चुका है, यानी कि जितने भी स्कैम हैं उन पर वेब सीरीज बनाने का इसने ठेका लिया हुआ है। यह बात मैं अपने वीडियो में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि यह बुढ़ा एक नंबर का खतरनाक इंसान है, बहुत ही कमीना आदमी है, बहुत ही घटिया इंसान है। यह आदमी किसी का भला नहीं चाहता, यह बहुत ही निगेटिव इंसान है। और यही बातें अब संदीप सिंह ने कही है। संदीप सिंह ने कहा है कि इससे कमीना आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, यह बहुत ही ज्यादा निगेटिव आदमी है। और यही वजह है कि यह किसी के भी बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता, सिर्फ निगेटिव सोचता है, हर किसी का बुरा चाहता है और हर किसी को बर्बाद करना चाहता है। संदीप सिंह का कहना यह है कि जबकि सहारा श्री की जिंदगी पर फिल्म बनाने के राइट सिर्फ उनके पास है, तो सहारा श्री की किसी एक कहानी को लेकर कोई और फिल्म नहीं बना सकता, कोई और वेब सीरीज नहीं बना सकता। इस केस को लेकर संदीप सिंह अदालत में चला गया है और संदीप पूरी कोशिश करेगा कि हंसल मेहता ये वेब सीरीज ना बना सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत किसके हक में फैसला सुनाती है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर चरसी गंजेड़ी मनोज बाजपेयी के बारे में। आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे इसको सड़ा हुआ एक्टर नहीं कहना चाहिए। जरा सुन लीजिए कि ये भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में क्या कह रहा है। नवाज में एक कमाल की खासियत है, यहीं पर रहेगा लेकिन वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। इसका कहना यह है कि नवाज इतना काला पीला है कि वो बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता कि सेट पर है भी कि नहीं है। मनोज के हिसाब से नवाजुद्दीन बॉलीवुड का सबसे सड़ा हुआ एक्टर है, एकदम काला पीला है। अंदाजा लगाइए, ये आदमी भी किसी और को काला पीला कह सकता है। अरे मनोज भाई, अरे मनोज भाई, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। अपनी शक्ल एक बार आईने में देख तो लीजिए किसी और के बारे में बात करने से पहले। दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगाओ, अगर ये मनोज रणबीर कपूर की तरह हैंडसम होता तो बाकी एक्टरों के बारे में क्या कहता, जबकि इतनी सड़ी हुई शक्ल लेने के बावजूद भी ये नवाज के बारे में ये बातें कर रहा है। दोस्तों, आज की थर्ड खबर है कंगना दीदी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना इलेक्शन लड़ रही है और यही वजह है कि वो डेली रैलीज करती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान देती ही है, और रोजाना का उनका कोई ऐसा बयान होता है जिसको सुनकर मजा ही आ जाता है, बहुत हंसी आती है। लेकिन उनके रोजाना के बयानों के बारे में मैं बात करता नहीं हूं। मुझे जब कोई उनका बयान बहुत ही विचित्र लगता है तब मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो कल कंगना दीदी ने एक और बयान दिया, पहले आप इस बयान को सुन लीजिए। ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। दोस्त, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। अब ये बयान सुनकर मेरी समझ में ये नहीं आया कि कंगना दीदी वोटर से क्या कहना चाहती थी। कंगना दीदी उनसे वोट मांगना चाहती थी अपने लिए, या कंगना दीदी मोदी जी का प्रचार कर रही थी। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि कंगना दीदी को ये कैसे पता कि मोदी जी पूरे दिन में खाना सिर्फ एक ही बार खाते हैं, और कंगना दीदी को ये कैसे पता चला कि मोदी जी तो रात में सिर्फ 3 ही घंटे सोते हैं। क्या कंगना वहां कभी रही है? क्या कंगना ने उनको कभी देखा है ऐसे जागते हुए?
क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है मोदी जी ने ऑफिशियली ऐसी कोई बात कभी नहीं कही कि वो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं या 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं, 21 घंटे जागते रहते हैं। तो जो कुछ मोदी जी ने कहा ही नहीं वो सब कंगना दीदी को कैसे पता चला? कंगना दीदी ने मोदी जी की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर क्या कहा वो भी जरा सुन लीजिए। ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। कंगना दीदी का कहना यह है कि मोदी जी ना ही तो जेब में कुछ रखते और ना ही बैंक अकाउंट में कुछ रखते। तो मेरा कंगना दीदी से फिर यही सवाल है कि क्या कभी आपने मोदी जी की जेब में हाथ डालकर देखा है? आपको कैसे पता कि वो जेब में कुछ नहीं रखते? और कंगना दीदी ने यह भी कहा कि मोदी जी बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं रखते, लेकिन मोदी जी ने जो हलफनामा दिया उसके मुताबिक मोदी जी के करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी इस वीडियो में कंगना ने कहा वो सब झूठ है, मक्कारी है। कंगना ने और भी कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। तो कंगना दीदी का कहना यह है कि मोदी जी का जन्म ही हिंदुस्तान का उद्धार करने के लिए हुआ था, लेकिन उद्धार उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान में क्या बदल गया जरा वो तो बताइए मैडम जी। उद्धार तो मतलब यह है कि जमीन से आसमान बन गया, आसमान से जमीन बन गया, कुछ ऐसा होता होगा। थोड़ा बहुत काम करना तो उद्धार नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी कंगना का सफेद झूठ है। और कंगना दीदी का यह सारा झूठ देखकर मैं ये कह सकता हूं कि कंगना एक नंबर की झूठी है। ये अपने फायदे के लिए कितना भी बड़ा झूठ बोल सकती है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये उतनी ही सीधी है जितनी की जलेबी होती है। कंगना के ऐसे भाषण सुनकर अगर पब्लिक ने इनको वोट दिया तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाऊंगा। और जब मोदी जी की बात निकली है तो न्यूज एंकर्स की भी बात कर लेते हैं। जितनी भी औरतें हैं न्यूज एंकर्स, वो मोदी जी के पास जब इंटरव्यू लेने जाती है तो सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता है कि सर आप थकते क्यों नहीं हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? मैं ये सवाल सुनकर हैरान हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि इनको कैसे पता कि मोदी जी थकते नहीं हैं। आप यकीन कीजिए, मैं कई बार देख चुका हूं जब मोदी जी ये सवाल सुनते हैं तो वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन इन औरतों को शर्म नहीं आती। इन औरतों को यह सवाल हर हाल में पूछना है कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं। मैं आप सभी औरतों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो यार। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर भी बीजेपी पार्टी के ही बारे में है। बीजेपी में मोदी जी को छोड़कर बाकी लोगों की क्या हैसियत है वो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। जो मोदी जी के पास फूल की माला में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पता है वो कौन है? वो राजनाथ सिंह साहब हैं। वो देश के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने बेचारों ने कोशिश की उस फूल की माला में घुसने की, लेकिन जब उन्होंने मोदी जी की तरफ देखा तो उनको पता चल गया कि उनको क्या करना है। फिर वो बेचारे माला लेकर खड़े हो गए। अब इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्षा मंत्री की इस पार्टी में क्या हैसियत है। कसम रावण की, अगर ऐसी बेइज्जती की जिंदगी मुझे एक दिन जीना पड़े ना तो भाई मैं मना कर दूं। मैं ऐसी जिंदगी एक पल के लिए भी जीना नहीं चाहूंगा। मैं अगर जिंदगी जीऊंगा तो रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ। और मैं राजनाथ सिंह साहब को भी यही कहना चाहूंगा कि जीना कोई जीना नहीं है, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। इस तरह की जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, कल के वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स नाराज हो गए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने जो वीडियो में कहा था कि मैं कभी भी किसी मुस्लिम धर्म गुरु की वाहवाही नहीं करता, उसका मतलब यह था कि मैं धर्म के बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं धर्म के बारे में बात करने में। उसकी वजह यह है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं, सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर मैं किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी भी धर्म को नापसंद करता हूं। जो धर्म है यह एक विश्वास है और विश्वास के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसको जहां विश्वास है बस वही सही है।
तो मैं आप सभी मुस्लिम भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि भाई मैं आपकी इंसल्ट करना चाहता हूं, और अगर आपको ऐसा लगा और आपको हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, आज की फिफ्थ खबर है अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर के बारे में। अब से पहले बॉलीवुड की बहुत सारी लड़कियां ये बात कह चुकी है कि भाई बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, बिना कास्टिंग काउच के किसी भी लड़की को कोई फिल्म नहीं मिलती है। और जो बॉलीवुड वाले हैं वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये आपको बता सकता हूं कि जो वो लड़कियां कहती है वो बिल्कुल सच है। जो कंगना ने नेशनल टीवी पर बैठकर कहा कि किसी भी लड़की को बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं मिल सकती बिना किसी के साथ कंप्रोमाइज किए, वो बिल्कुल सही है। मैं फिर यहां रिपीट करना चाहूंगा कि 90% फिल्मों की हीरोइन हीरो ही डिसाइड करता है। जो निर्माता निर्देशक है वो फालतू में बदनाम है बेचारे। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। जरा आप सोनम कपूर का ये वीडियो देख लीजिए। सोनम कपूर को एक आदमी की झूठी कॉफी पीनी पड़ रही है। जब अनिल कपूर की बेटी को यह करना पड़ सकता है तो आप जरा सोचिए कि और लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता होगा। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है, एक फिल्म हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, चारों तरफ रैलियां हो रही है और सभी नेता भाषण दे रहे हैं। तो आज की छठी खबर इसी बारे में है। मोदी जी भी रोजाना कई एक रैलियां करते हैं और भाषण देते हैं, और जब मोदी जी भाषण देते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनको सुनकर मजा ही आ जाता है। भाई साहब, आप भी जरा सुन लो। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लौड़े ना भोजम। दोस्तों, आज की सेवंथ खबर है आलिया भट्ट की मदर सोनी राजदान के बारे में। सोनी जी ने इंस्टा पर एक खुलासा किया है कि उनको कई बार ठगने की कोशिश की है किसी ने। कोई उनको फोन करता है और उनको बताता है कि मैं दिल्ली कस्टम से बोल रहा हूं, उनसे कहता है कि आपने इलीगल ड्रग्स ऑर्डर की है, आपके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है, आप अपना आधार नंबर दीजिए। सोनी जी का कहना यह है कि यह मेरे ही साथ नहीं हुआ बल्कि कई एक मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, और जब उन्होंने आधार नंबर दे दिया था तो फिर वो ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि या तो उनको पैसे देने थे या तो वो जेल जाते, और यही वजह है कि उनको ठग लिया गया। लेकिन मैं बच गई, मैंने अपना आधार नंबर नहीं दिया, इसलिए मुझे पैसे नहीं देने पड़े। सोनी जी ने मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे ठगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की 8th खबर है कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। चल रहा है और वहां बहुत सारे बॉलीवुड वाले गए हैं। ये वहां क्यों जाते हैं मेरी समझ में आज तक नहीं आया। जहां तक मुझे समझ आता है शायद सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वहां जाते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड की 2 हीरोइन वहां गई है, कियारा एडवाणी, ऐश्वर्या राय। ऐश ने बहुत बढ़िया ड्रेस पहना था जब वो रेड कारपेट पर आई और पूरे मीडिया ने उनको कवर किया, पूरे मीडिया ने उनको शूट किया। लेकिन कियारा एडवाणी ने एक व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह है कि फॉरेन मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंडियन मीडिया ने भी कियारा को कवर नहीं किया, शूट नहीं किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कियारा ने वहां जाकर अपनी भारी बेइज्जती करा ली है। दोस्तों, आज की 9th खबर यह है कि साउथ की एक फिल्म रिलीज हो रही है, उसका पोस्टर आप भी देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हीरो राम रहीम है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मोहनलाल है। अगर ये मोहनलाल है तो ये राम रहीम जैसा क्यों बना हुआ है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। दोस्तों, आज की 10th खबर कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में है। आज फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो गया है, मैंने भी ये देखा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है यार। जैसे ही ट्रेलर चालू होता है दिखाया गया है कि कार्तिक पड़ा हुआ है और वहां कोई बता रहा है कि सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी और 9 गोलियां लगने के बावजूद भी ये जिंदा है। इसके आगे दिखाया जाता है कि जंग चल रही है और कार्तिक गोलियां चला रहा है। इसके बाद बताया जाता है कि उस जंग को
हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल से ये कोमा में है। इसके बाद बताया जाता है कि चंदू चैंपियन जब कभी स्कूल में पढ़ता था उसी वक्त से उसके सपने बहुत बड़े थे। जब मास्टर जी उससे पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा तो वो कहता है कि मैं चैंपियन बनूंगा, मेडल्स जीतूंगा। इसके बाद पता चलता है कि चंदू जिस गांव में रहता है वहां सभी गांव वाले उस पर हंसा करते हैं। गांव वाले ऐसा सोचते हैं कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। गांव वाले उसको चंदू चैंपियन बुलाया करते हैं। इसके आगे बताया गया है कि चंदू को घर में भी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। जब वो अपने फादर से कहता है कि बस आज मुझे दंगल के लिए जाने दो तो उसका फादर उसको एक जोरदार तमाचा मारता है। इसके बावजूद भी चंदू दंगल लड़ने के लिए जाता है और जीतता है। इसका मतलब यह है कि चंदू बचपन से ही ऐसा था कि वो जिस काम को करने की जिद पकड़ लेता था उसको जरूर करता था। उसने हारना सीखा ही नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ जीतना सीखा था, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। इसके बाद चंदू मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और मिलिट्री में भी कुछ ऐसा ही है कि जो उसके बॉस हैं वो उसको कुछ ज्यादा भाव नहीं देते। उनको नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। और फिर चंदू मिलिट्री में रहते हुए बॉक्सिंग करने लगता है, बॉक्सर बन जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि चंदू बचपन से ही ऐसा है कि जिस चीज का उसके सर पर भूत सवार हो जाता है वो उसको करके ही रहता है, यानी कि जुनूनी आदमी है। तो जाहिर सी बात है बॉक्सिंग में भी वो मेडल्स जीतता ही है। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिस पर बचपन से ही सभी हंसते आए हैं, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ जीतना सीखा है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो गिरता है लेकिन फिर खड़ा होता है, फिर जीतता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर जीतता है। यह फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने जिंदगी में हारना नहीं सीखा, सिर्फ जीतना सीखा है। और यही वजह है कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो लाखों करोड़ों नौजवान इस फिल्म को देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे लाइफ में, और जो वो करना चाहते हैं वो जरूर कर पाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह फिल्म एक आदमी की रियल कहानी पर बनाई गई है, तो यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ सपनों में हो सकता है। नहीं, इसमें वो सब दिखाया गया है जो रियल में हो सकता है, जो रियल में इंसान कर सकता है। ट्रेलर देखने के बाद यह भी पता चलता है कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के बहुत सारे लुक्स हैं और हर एक लुक में कार्तिक बहुत बढ़िया लग रहा है और कार्तिक ने एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की है। इस फिल्म के डायरेक्टर है कबीर खान साहब। मुझे लगता है उन्होंने भी इस फिल्म को पूरी शिद्दत से बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म पब्लिक को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह फिल्म एक इंस्पायर करने वाली फिल्म है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी और फिल्म मेकर्स भी ऐसी फिल्में बनाएं जिनको देखकर पब्लिक इंस्पायर हो। दोस्तों, आज की 16th खबर नेपोटिज्म के बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है भाई साहब, पॉलिटिक्स में भी है, क्रिकेट में भी है। आप देखिए, सचिन तेंदुलकर का लौंडा क्रिकेट खेलता है, उस बेचारे को कोई और तो नहीं खरीदेगा, तो मुकेश अंबानी ने उसको खरीदा हुआ है। पूरे सीजन में अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ एक मैच खेला है, उस एक मैच में उसने 2 ओवर फेंके और मेरे ख्याल में तेंदुलकर ने बैट्समैन से कह दिया होगा कि भाई साहब मेरा बेटा है, जरा देख लेना, थोड़ी इसकी इज्जत रख लेना। तो 2 ओवर्स में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अर्जुन तीसरा ओवर फेंकने आया तो भाई साहब पहली ही बॉल पे सिक्सर, फिर दूसरी बॉल पे सिक्सर। ये देखकर लौंडा बेचारा इतना डर गया कि सीधा मैदान छोड़कर भाग गया। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि अर्जुन तेंदुलकर एक महाफ्लॉप क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन बाप की वजह से वो क्रिकेट खेल रहा है, बाप की वजह से उसको चांस मिल भी रहा है। हालांकि कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि गवास्कर का बेटा कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, आज की 17th खबर है नवाबों की छठी औलाद सारा अली खान के बारे में। सारा अली खान ने यह ऐलान कर दिया है कि मेरी सगाई हो चुकी है और इस साल के आखिर तक मेरी शादी हो जाएगी। सारा अली, बिल्कुल ठीक किया है आपने, इस बॉलीवुड को बख्श दिया है, यह बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली जब सारा की फिल्म कार्तिक के साथ आई लव आजकल 2, तो उस फिल्म का मैंने रिव्यू किया और मैंने कहा कि इस लड़की को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। सारा के किसी दोस्त ने मुझे फोन किया था, मैंने उससे कहा कि भाई साहब वो लड़की पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, उसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, ये इस फिल्म से पता चल गया है। अब बॉलीवुड वाले उसको काम नहीं देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके बाद सारा अली करण जौहर के शो पर गई और जब करण जौहर ने उससे पूछा कि कभी किसी क्रिटिक ने ऐसा क्या कहा था जिसको सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि KRK ने लव आजकल 2 देखकर यह कहा कि मैं एक्सपोज हो गई हूं, मुझे एक्टिंग नहीं आती। KRK को क्या आता है? KRK कौन है ये सब कहने वाला? KRK की यह बात बिल्कुल सही नहीं है, KRK की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन आज ये साबित हो गया कि जो मैंने कहा था वही सच है। KRK झूठ बोलता ही नहीं है भाई, KRK तो डंके की चोट पे सिर्फ और सिर्फ सच कहता है। तो आज सारा अली खान ने ये मान लिया है कि हाँ, सारा को एक्टिंग नहीं आती, बॉलीवुड वालों ने भी मान लिया है
कि सारा को एक्टिंग नहीं आती, और यही वजह है कि अब सारा अली खान ने डिसाइड किया है कि उसको बॉलीवुड छोड़ना है, शादी करके अपने घर पर रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, ऐश करनी है। बिल्कुल ठीक किया सारा जी, टाटा बाय बाय। दोस्तों आज की 11th खबर है बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के बारे में। कल मैंने संजय का एक इंटरव्यू देखा, जहां इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे ये पूछा था कि जो रिव्यूज आते हैं उन पर आप कितना भरोसा करते हो, उनको आप मानते हो या नहीं मानते हो, उनको आप देखते हो या नहीं देखते हो। संजय ने कहा कि देखिए, जिन लोगों ने भी मेरी फिल्म को देखा है या मेरी वेब सीरीज को देखा है, उनका हक बनता है रिव्यू करने का। ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि भाई उनको मेरी फिल्म पसंद आई है या नहीं आई है। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। और रिव्यूज अच्छे हो या बुरे हो, मैं दोनों को ही सीरियसली नहीं लेता। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो काम किया है वो 100% किया है, उससे अच्छा मैं कर नहीं सकता था। तो अगर किसी को वो काम पसंद नहीं आया तो इसका मतलब यह है वो ये चाह रहा है कि मैं उससे अच्छा करूं जो मैं नहीं कर सकता। संजय ने आगे कहा कि सभी क्रिटिक्स की अपनी मर्जी है कि वो मेरी फिल्म या वेब सीरीज के बारे में क्या कहते हैं। मुझे बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आगे भी जो फिल्म बनाऊंगा या वेब सीरीज बनाऊंगा वहां भी 100% ही दूंगा, 99% तो नहीं दूंगा। और अगर वो 100% देने के बावजूद भी किसी को वो फिल्म या वेब सीरीज पसंद नहीं आएगी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। संजय ने यह भी कहा कि जो काम हम करते हैं उसमें कभी कामयाब होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी हिट फिल्में भी बनाई है और बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्में भी बनाई है, जैसे कि खामोशी और सावरिया। मेरा काम है 100% देना, फिल्में बनाना, आगे भी बनाता रहूंगा। कोई हिट होगी, कोई फ्लॉप होगी। संजय लीला भंसाली का यह बयान इस बात का सबूत है कि संजय एक बड़ा डायरेक्टर है, संजय एक बड़ा फिल्म मेकर है, संजय फेक नहीं है। कोई भी बड़ा आदमी कभी भी क्रिटिक्स के रिव्यूज के लिए रिएक्शन नहीं देगा। आपने कभी देखा कि अमिताभ बच्चन साहब ने किसी क्रिटिक को कहा हो कि मेरी फिल्म के बारे में अच्छा कहना या बुरा कहना? मेरी फिल्म का किसी क्रिटिक ने अच्छा रिव्यू क्यों दिया या बुरा रिव्यू क्यों दिया? क्या आपने कभी देखा कि शाहरुख खान ने किसी से कहा हो कि तू मेरी फिल्म का रिव्यू अच्छा देना या बुरा देना? शाहरुख खान ने कभी यह कहा हो कि उस क्रिटिक ने मेरा रिव्यू अच्छा नहीं दिया तो मैं उसका दुश्मन हूं, उस क्रिटिक ने मेरा रिव्यू अच्छा दिया है तो मैं उसका दोस्त हूं? जितने भी बड़े लोग हैं वो कभी भी क्रिटिक्स के रिव्यूज पर रिएक्शन नहीं देंगे। उनको पता है कि जो क्रिटिक्स है वो अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम किया है। और आपके सामने एक फेक सुपरस्टार है जो गधे की तरह फूला हुआ है, जिसकी गर्दन है नहीं, जो फेक सिक्स पैक लगाकर दुनिया को बताता है कि देखो मेरी बॉडी कितनी कमाल की है। इस बुढ़ो को अच्छी तरह पता है कि इसमें एक्टर होने का एक भी गुण नहीं है। ये सुपरस्टार तो छोड़ दीजिए, एक्टर भी नहीं है। कोई कुत्ता भी इसकी फिल्म देखना पसंद नहीं करता, फ्री में भी देखना पसंद नहीं करता। तो एक्चुअली ये मीडिया का बनाया हुआ सुपरस्टार है। पत्रकारों को पैसे देता है, उनको कहता है मुझे सुपरस्टार लिखो। जो इसके दोस्त हैं उनको कहता है कि बाकी क्रिटिक्स को गालियां दो, उनको कहो कि मैं सुपरस्टार हूं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, संजय लीला भंसाली जैसे महान लोगों में और इस लुक्के में क्या डिफरेंस है। ये वो लुक्का है जो उम्मीद करता है कि हर एक क्रिटिक इसकी वाहियात फिल्म को मास्टरपीस कहे, हर एक क्रिटिक इसको सुपरस्टार कहे। कोई भी क्रिटिक इसको यह ना बताए कि भाई तुझे एक्टिंग नहीं आती, तुझे डांस नहीं आता, तुझ में 1% भी टैलेंट नहीं है एक्टर बनने का, तू जबरदस्ती का एक्टर है। हाँ, एक क्रिमिनल बनने के तुझ में सारे गुण हैं और वो तो तू है ही। इसको पता है कि जो मीडिया को पैसे देकर इसने अपने आप को सुपरस्टार कहलवाया हुआ है वो हवा जल्दी ही निकलने वाली है, इसका करियर खत्म होने वाला है। यही वजह है कि अगर कोई क्रिटिक इसकी फिल्म का रिव्यू गलत दे दे तो ये उस पर केस कर देता है। अगर कोई क्रिटिक इसकी फिल्म के बारे में बुरा कह दे तो ये उसकी सुपारी मुंबई पुलिस को दे देता है, उसकी सुपारी गैंगस्टर्स को दे देता है। अगर कोई क्रिटिक इसके बारे में सच्चाई बता दे तो ये उसको मारने पर उतर आता है। तो मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये क्रिमिनल मेंटेलिटी का घटिया किस्म का इंसान है। ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, संजय लीला भंसाली के 1% भी नहीं है। दोस्तों आज की 12th खबर है अनिल कपूर साहब के बारे में। अनिल कपूर साहब को हाउसफुल 5 करने के लिए बोला गया था, लेकिन अनिल कपूर साहब ने करने से मना कर दिया है और रीजन वही है जो हमेशा उनके साथ होता है। अनिल कपूर साहब वो आदमी है जो फीस कम नहीं करते, उनको इतने पैसे चाहिए तो बस चाहिए। उन्होंने वेलकम 3 भी पैसों के लिए छोड़ दी थी और हाउसफुल 5 भी पैसों के लिए छोड़ दी है। अनिल कपूर साहब ने इस फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। निर्माता साजिद नडियाडवाला कुछ कम देना चाहता था। यही वजह है कि अनिल कपूर ने यह फिल्म नहीं की है।
दोस्तों आज की 13th खबर है अक्की और अदरक वारसी की नई फिल्म जॉली LLB 3 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में। राजस्थान का शेड्यूल खत्म हो गया है और शेड्यूल खत्म होने के बाद अदरक वारसी और अक्की बाइक राइडिंग करने गए थे। जरा आप भी ये इनके फोटो देख लीजिए। दोस्तों आज की 15th खबर है IPL टूर्नामेंट के बारे में जो तकरीबन खत्म होने को आया है। ऐसा माना जा रहा था कि विराट कोहली की टीम RCB प्लेऑफ्स में नहीं आएगी, लेकिन आ गई है। कंटिन्यू 6 मैच जीतकर इस टीम ने क्वालिफाई किया है, लेकिन कंटिन्यू 6 मैच जीतने का मतलब यह हो जाता है कि अब RCB ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकती, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए कंटिन्यू 3 मैच और जीतने पड़ेंगे। यानी कि RCB अगर कंटिन्यू 9 मैच जीतती है तो वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है, और यह मुमकिन नहीं है। यह IPL की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि किसी टीम ने कंटिन्यू 9 मैच जीते हों। तो इसका मतलब यह हुआ कि RCB की टीम अगले 3 मैचों में कोई ना कोई मैच हार जाएगी और यह टूर्नामेंट नहीं जीत पाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि विराट कोहली की कुंडली में यह लिखा हुआ है कि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी ट्रॉफी जीतनी नहीं है, और यह तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भाग्य कुंडली को तो कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।